Hello, my dear students. In the previous classes, we studied about what is the spectroscopy, UV spectroscopy, IR spectroscopy, and its related questions, applications, its range, IR range, UV range, and how can interpreted the molecular formula and functional groups by the use of IR spectroscopy. The term is spectroscopy. It is very common. We know about that in the spectroscopy. The spectra is copied in the case of the radiations interact with matter. The matter will be absorbed or transmitted, and the measurement of the emitted or absorbed radiations of electromagnetic radiations, so in which the absorbance and transmittance, it is part of electromagnetic radiations. It is the range between UV, ultraviolet is other than IR is a different range. But today we will study about not spectroscopy, spectrometry. The term is different. स्पेक्ट्रोमेट्री जो टर्म है, दिस द मेजरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमेट्री। मिट्री का मतलब है मेजरमेंट, मेजर द स्पेक्ट्रा को हम मेजर कर रहे हैं। और जबकि IR, UV, NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, उसके अंदर जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी जो एब्जॉर्बेंस थी मैटर के द्वारा, रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस हुआ था उनका, और जो ट्रांसमिटर्स उनका हम स्टडी कर रहे थे कि किस रेंज की वो एब्जॉर्ब कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री वी विल कैलकुलेट या वी विल मेजर द एबंडेंस, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका बारंबारता क्या है, उस कितनी बार वो फॉर्म हो रहा है, कोई मॉलिक्यूलर या कोई किस प्रकार से कोई चीज ऑब्जेक्ट कितनी बार से उसके अंदर बन रहा है, या फिर यूं कहें कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर जो कंपाउंड का बाद में जो फ्रैगमेंट जो आपका डेवलप हो रहा है, वो कितनी बार वो फ्रैगमेंट जो है डेवलप हो पा रहा है, उसका जो एविडेंस है, उस एविडेंस को लेकर के और उसकी मोलिकुलर वेट को लेकर के हम एक ग्राफ खींचते हैं। और वो ग्राफ जो है वो दिस इज नॉट ए स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो मेजरमेंट है इसका, जो फ्रैगमेंट बने हैं उसके मोलिकुलर वेट का। तो इसलिए इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री को हम एक एग्जैक्ट स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। ये एग्जैक्ट डेटा देता है, क्योंकि मोलिकुलर वेट कभी भी जो है डिफरेंट या किसी एनवायरनमेंट से या उससे या उस तरह से चेंज नहीं होता है। जैसे CH3 है, CH3 का 15 अगर आता है तो 15 ही रहेगा। तो वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमें देता है, इसलिए ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, नॉट क्वालिटेटिव। तो इसलिए जो है हम कभी भी बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ना करके के क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस मेजरमेंट ऑफ द मोलिकुलर वेट। बट इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन interact with matter, and then depend on the matter it may be absorbed or transmitted. Which type of range absorbed and transmitted, it depend on the matter, it depend on the object. But in case of mass spectrometry, we will measure the spectra
इन टर्म ऑफ मोलिकुलर वेट। ओके, इसलिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम किसी प्रकार को रेडिएशन यूज नहीं करेंगे, किसी प्रकार को एब्जॉर्बेंस को हम नहीं मेजर करेंगे, किसी प्रकार का ट्रांसमिटेंस को हम मेजरमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल मेजर करेंगे तो क्या, मोलिकुलर वेट को मेजर करेंगे। किसके मोलिकुलर वेट को मेजर करेंगे, जो ऑब्जेक्ट या ऑलरेडी कंपाउंड जो दिया गया है उसके इंटैक्ट करने के बाद में उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराने के बाद में, या फिर यूँ कहें कि एक प्रकार का प्रोसेस करने के बाद में हमें जो मोलिकुलर वेट लास्ट में मिल रहा है, उस मोलिकुलर वेट का हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं। और वो कभी भी मोलिकुलर वेट बिल्कुल डिफरेंट या प्लस माइनस का 2+3 का डिफरेंस नहीं होता है, वो एग्जैक्ट होता है। इसलिए इसको हम एग्जैक्ट हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, या स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द थ्योरेटिकल अप्रोच। तो हम दिस इज नॉट ए थ्योरेटिकल अप्रोच मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बट द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द theoretical approach. We cannot say that the spectroscopy term, the spectroscopy range for the IR, it may be ketonic, it may be aldehyde, it may be acid. This is not an exact value. It is a theoretical approach. It may be changed through the chemical environment. Therefore, the spectroscopy is the theoretical approach. It is not exact value. It is not give the exact value of the spectra of the peak in the form of peak. ये कभी भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती है। कभी भी देखा होगा आपने कि कीटोन की अगर आती है तो 1715 के आसपास हम देखते हैं, कभी 1717 मिल जाती है, कभी 1714 मिल जाती है। डिपेंड कर रहा है कि उसके एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। बट इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री इट इज नॉट डिपेंड ऑन द इट्स एनवायरनमेंट, इट इज डिपेंड ऑन इट्स फ्रेगमेंटेशन मोड। वी विल स्टडी द फ्रेगमेंटेशन मोड इन द नेक्स्ट क्लासेस। तो वो फ्रेगमेंटेशन जो मोड है उस पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रकार का फ्रेगमेंट हमें मिल रहा है। तो फ्रेगमेंट मिलने के बाद में उसका मोलिकुलर वेट हमेशा समान होता है, और उस मोलिकुलर वेट का एविडेंस क्या है, कितनी बार वो मोलिकुलर वेट हमें ज़्यादा मिल रहा है, उसका एविडेंस क्या है, उसके बीच में और उसके मोलिकुलर वेट के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है। और उस ग्राफ से जो हमें पीक मिलती है, जो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो होती है हमारा क्या, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का स्पेक्ट्रा। ओके, वो हम देखेंगे बाद में, बहुत आराम से इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसलिए ज़्यादा अपन को अभी घोषपोष नहीं होना है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और डिफरेंट तरीके के इस पे जो मेथड्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, इज द मेजरमेंट ऑफ द मोलिकुलर वेट, ठीक है। इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, एक क्वांटिटेटिव आपका मेजरमेंट है। दिस नॉट in which we cannot use we are not use the electromagnetic radiations, okay, in which we use the target for the target bombardment of electrons in the different electrovolts, और उस बम्बार्डमेंट से जो फ्रैगमेंट मिलता है उस फ्रैगमेंट को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके बारंबारता को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी अगर आपका फ्रैगमेंट अगर मिलता है, मान लीजिए आपका एक 6H5CuNH2 है, ठीक है ना, ये आपका बेंजामाइड इस प्रकार से है और 6H5CuNH2 है। इसके ऊपर हमने इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इसके वेपर के ऊपर, इसके वेपराइज करके, और उसके ऊपर हम किसी भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स का हमने उसके ऊपर बम्बार्ड करवा दिया, या फिर हम जो नोबल गैसेज होती है, बहुत हल्की जो गैसेज है, उन गैसेज का इस मॉलिक्यूल के वेपर के ऊपर हम बम्बार्ड करवाते हैं। तो बम्बार्ड करवाने के बाद में हमें क्या मिलता है कि उस मॉलिक्यूल का फ्रैगमेंट हमें मिलता है। फ्रैगमेंट देखो, फ्रैगमेंट मोड्स क्या होते हैं कि कितने इधर से भी ए और बी दो
तरीके से टूट सकता था, लेकिन हम अभी इस मोड के ऊपर अपने नहीं पढ़ रहे हैं। हम सीधा क्या कर रहे हैं कि बम्बार्डमेंट होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद एक फ्रैगमेंट ये बनता है, दूसरा फ्रैगमेंट ये बनता है। तो ये फ्रैगमेंट्स है, वो पॉजिटिव फ्रैगमेंट्स होगा, वो तो हमारे काम का है। और उस पॉजिटिव फ्रैगमेंट्स को आगे मैग्नेटिक एक चैम्बर होता है, उधर से गुजरते हुए एक्सीलरेट करते हुए हम डिटेक्टर के पास लेके जाते हैं। वहां डिटेक्ट करते हैं कि ये जो फ्रैगमेंट हुआ है उसकी परसेंटेज क्या है, उसका एबंडेंस क्या है। तो उसकी जितनी ज्यादा एबंडेंस होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो फिर एक ग्राफ हम खींच लेंगे किस में, एबंडेंस के बीच में और आपके m/z यानी मोलिकुलर वेट के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये मिलता है। तो ये जो स्पेक्ट्रा कहलाता है वो कहलाएगा हमारा दिस द पीक। ये स्पेक्ट्रा कहलाएगा हमारा क्या, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का स्पेक्ट्रा। ठीक है, इस प्रकार से मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम पढ़ेंगे। आगे चले तो आगे हम बात कर रहे हैं, इसी चीज को लेके चल रहे हैं, एक मिनट। तो इसके अंदर फिर वापस से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। उस प्रिंसिपल के बारे में देखिए, थोड़ा सा अपन ने इसके बेसिक फंडे के बारे में देखा। अब देखिए द प्रिंसिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इट इज टू मेजर एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट एंड फ्रॉम दिस एग्जैक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइंड। यानी इससे हम एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन करते हैं और एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट से हम एक डिटरमाइन कर सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूले को, या मोलिकुलर फॉर्मूला है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसको उस चीज को, मोलिकुलर फॉर्मूले को जो अननोन कंपाउंड है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने बम्बार्ड करवाई कि अननोन कंपाउंड है, करने के बाद फ्रैगमेंट मिलते हैं, उस फ्रैगमेंट के अबेंडेंस और मोलिकुलर वेट के बीच में हमने क्या खींचा है, ग्राफ खींचते हैं। तो वो हमें जो मिलता है, पीक मिलती है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 105 में मिली, तो 105 और 15 मिल रही है, तो ये 105 ये इस प्रकार से जो मिलती है वो हमारे जो है क्या कराएगी, 105 इसका क्या है, मोलिकुलर वेट है। तो जब फ्रैगमेंट का 105 मोलिकुलर वेट मिल गया है तो हम ये कह सकते हैं कि इस मोलिकुलर वेट का कोई ना कोई कंपाउंड उस अननोन कंपाउंड में उपस्थित है, और वो अननोन कंपाउंड का मोलिकुलर वेट 105 हमें मिल रहा है, या उसको फ्रैगमेंट का 105 मिल रहा है, या मोलिकुलर आयन पीक हमें 105 में मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि उसका मोलिकुलर वेट 105 है। तो उस 105 मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला फिट हो सकता है, बन सकता है या होता है, उसको हम निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए IR भी दे रखा है, उसका NMR भी दे रखा है, तो उसे फंक्शनल ग्रुप पता चल गया, NMR से उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गया, और इससे हमें मोलिकुलर वेट पता चल गया। तो वी कैन इजीली डेवलप द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड द मास spectrometry is the final conclusion for the any unknown organic compounds, for the elucidation of the any unknown compounds, elucidation of the structure of any unknown compounds in the research section. Therefore, this mass spectrometry is the very important topic for your MSc purpose, for your NET purpose, for any competition exam, or any interview based on the MSc level. Okay, and it is very easy and very interesting topic. You are enjoy it. I promise you will enjoy it from different types of examples, different types of questions. You really enjoy it. Okay, चले आगे देखते हैं। नाउ तो एबंडेंस और मोलिकुलर वेट के बीच में हमने मिल गया है, तो एग्जैक्ट मिलता है। सब प्रिंसिपल क्या है, पहला कि वे एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, उस एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट से हम मोलिकुलर फॉर्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्या है इसका, सेकंड नंबर इसका प्रिंसिपल है कि जो भी आपका
किसी भी मोलिक्यूल्स है उसके अंदर वो पॉइंट कौन सा है जहां से ये फ्रैगमेंट होगा उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। विच पॉइंट विच द पॉइंट आर present in a molecules we can determine by the molecular mass spectrometry by its spectra, and the presence of the certain structures unit of the organic compound, और उस पॉइंट के फ्रैगमेंट के बाद में हम उन सभी फ्रैगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके कोशिश करेंगे, और करने के बाद में फिर हम उस रिकॉग्नाइज्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक या ऑर्गेनिक कंपाउंड के उस कंपाउंड तक, टारगेट मॉलिक्यूल तक जाएंगे जिसकी कि हमें आवश्यकता थी या जो कि हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और उस एग्जैक्ट पॉइंट के द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मूले को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल इसके है, जो एग्जैक्ट पॉइंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, वो अपन डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो किस प्रकार से फ्रैगमेंट डेवलप होंगे या किस प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स किसी ऑब्जेक्ट से हमें मिलेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में आगे चलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स आ गए अपने पास। अब देखिए अगला है कि किस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड लेके चल रहे हैं, एक पहला मेथड, उसके बाद डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे। पहला मेथड है आयनाइजेशन मेथड या आयनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट का है ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। आयनाइजेशन क्या होता है, देखिए आयनाइजेशन का मतलब है कि उस फ्रैगमेंट को आयंस के रूप में तोड़ना, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो टारगेट मॉलिक्यूल दिया गया है, उसको आयंस के रूप में तोड़ना है। जिस प्रकार से आप होमोलाइटिक क्लीवेज देखते हो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देखते हो, तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि रेडिकल वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, फ्रैगमेंट हो जाता है। लेकिन हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब देखते हैं, जब हमारे पास फॉर्मूला या मॉलिक्यूल इस प्रकार से है 6,5H5CO(NH2), तो आई नो दैट दिस इज द फॉलो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में ये भी ब्रेक हो सकता है, जैसे ब्रेक हो सकता है। वो फ्रैगमेंटेशन मोड जब पढ़ाऊंगा तो उस फ्रैगमेंटेशन मोड के अंदर पर देखेंगे कौन सा रूट है जो है वो आपका फेवरेबल है और कौन सा नॉट फेवरेबल है। ठीक है, तो अभी आयनाइजेशन क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आयनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उस इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के का जो है दिया गया है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी पहले उसको वेपराइज करते हैं, वेपर फॉर्म में लेके आते हैं। वेपर फॉर्म में लेके आने का कारण क्या है आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर, कि आप देखिए कि पहले आयनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, दोबारा से देख लीजिए एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कि आयनाइजेशन एक प्रकार का मेथड है जिसके अंदर हम मोलिकुलर वेट या कोई टारगेट मॉलिक्यूल है उसको फ्रैगमेंटेशन करते हैं उसका। तो जो फ्रैगमेंट बनाने का जो मेथड है वो पहला मेथड आप देख रहे हैं आयनाइजेशन मेथड। उस आयनाइजेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर। और बम्बार्डमेंट कराने से पहले क्या होता है कि जो जितने भी आपके, हम इसके इंस्ट्रूमेंटल पार्ट के ऊपर बाद में चलेंगे, पर थोड़ा सा जो है ये एक स्लिट है, इस स्लिट के अंदर हम से यहाँ से जो है निकालते हैं इसको आपका सैंपल है, उस सैंपल को डालते हैं। डालने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से हॉट प्लेट्स इस प्रकार से लगी है, तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो है
इसी को वेपर फेज में अंदर इसके अंदर डालते हैं, और वेपर फेज के अंदर जाते ही ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स के रूप में, एक एक मॉलिक्यूल्स के रूप में ये सेपरेट हो जाते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल्स के रूप में जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, टारगेट मॉलिक्यूल दिया गया है ऑर्गेनिक, वो बिल्कुल वेपर फॉर्म में आएगा, तो एक एक मॉलिक्यूल उसका अलग हो जाएगा, यूनिफॉर्म रूप में आपको मॉलिक्यूल दिखाई देगा। फिर इसके बाद में यहाँ से एक टंगस्टन इस प्रकार से टारगेट इसको होता है, यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का इस जो आपके मॉलिक्यूल्स है, वेपर्स है, इसके ऊपर इसका क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं। बम्बार्डमेंट कराने के बाद में ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स जो थे बम्बार्डमेंट कराने के बाद में 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रैगमेंट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और किस फॉर्म में टूटते हैं वो देखिए, कि मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्म जो है, एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये है, आपने इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करवाया, ठीक है, करवाने के बाद में क्या हुआ कि वो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और आपका इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके बाहर से निकल गया है। एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूलर वेट ये है, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराया, तो इसके पास जो भी आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराएंगे। टकराने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो है बाहर इस प्रकार से निकल जाता है नेगेटिव फॉर्म के। तो फिर इसके बाद एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बनता है। इस चीज को हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो फ्रैगमेंट बना है स्टार्टिंग के अंदर, जब हमने लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन्स ऊपर डाले थे, तो एक फ्रैगमेंट बनता है, ये फ्रैगमेंट बनता है स्टार्टिंग में, केवल जब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, जब यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट जो था और इसके मॉलिक्यूलर वेट में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल चुका है बस, यानी वो चार्ज स्पीसीज हो चुकी है। तो ये जो बनता है स्टार्टिंग के अंदर जो बनता है, ये पेरेंटल है, एक टारगेट मॉलिक्यूल से बना। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में जो बनता है उसे बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल आयन बोलेंगे इसको। तो ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा हमारा पेरेंटल आयन। क्या कहलाएगा, पेरेंटल आयन। और ये पेरेंटल आयन फिर बाद में वापस से इलेक्ट्रॉन्स जो हाई स्पीड 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बम्बार्ड करते हैं इसके ऊपर, फिर ये आपस में फ्रैगमेंट हो जाता है, M मान लीजिए M प्लस में और M रेडिकल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये M प्लस और M रेडिकल के फॉर्म में दो भागों में ये फ्रैगमेंट हो गया है। अब ये इस फ्रैगमेंट के बाद में ये तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। और इस मॉलिक्यूलर आयन से फिर जो बनते हैं इसे बोलते हैं डॉटर आयन। क्या बोलते हैं, डॉटर आयन। तो ये डॉटर आयन जो बना है, उस डॉटर आयन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि वो अगर जिसकी डॉटर आयन की इंटेंसिटी सबसे अधिक है, जिस डॉटर आयन की इंटेंसिटी सबसे अधिक है उसे बोलते हैं क्या, बेस इंटेंसिटी ज़्यादा है, एमिडेंस ज़्यादा है, तो वो बेस आयन या फिर बेस पीक कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल अपन बाद में अगले उस क्लास में या अगले उसमें देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक प्रकार का किसी भी सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं। उस बम्बार्ड कराने के बाद मॉलिक्यूलर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करते हैं, और जो स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। फिर लास्ट में और बम्बार्ड कराते हैं इसका इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट का, तो फिर जो इसका फ्रैगमेंट होते हैं उसे कहते हैं डॉटर आयंस। और डॉटर आयंस में जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी स्पेक्ट्रा के अंदर उसे बोलते हैं बेस पीक या बेस आयन बोलते हैं। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर आयन से संबंधित जो पीक मिलेगी उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। और इसके बाद में जो डॉटर आयन से संबंधित जो पीक मिलती है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं बेस आयन पीक्स। इस प्रकार से ये इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ना होकर मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, क्योंकि यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं, मेजरमेंट मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूल के वेट का मेजरमेंट कर रहे हैं, और वो हमेशा एग्जैक्ट होता है और किसी प्रकार के इसके अंदर रेडिएशन की जरूरत नहीं होती है इस
इस स्पेक्ट्रा के लेने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। थैंक यू सो मच।